हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक चल रहा है अपना ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व्स। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कितने तरीके के कर्व्स होते हैं, इसका पहला पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिया। स्ट्रेट लाइन कर्व यानी कि जिसमें वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब अपन बात करेंगे कर्व्ड ग्राफ्स की, ठीक है। यानी कि अब की बार जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जो ग्राफ है वो कर्व्ड लाइन होगा। तो जैसे एक कॉमन एग्जांपल, मान लो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये है हमारा टाइम का एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये है डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस। टाइम की जो यूनिट्स है वो है सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इससे पास होने वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा? टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है। सिमिलरली ये पॉइंट, इससे पास होने वाली लाइन को भी मैं क्या बोलूंगा भाई? टेंजेंट। सिमिलरली एक पॉइंट और मैंने ऊपर लिया, इससे पास होने वाली लाइन को भी मैं क्या बोलूंगा? टेंजेंट। ठीक है, यहां तक ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बना दी। देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कर्व के बीच में। यहां पे आपने ए बी सी तीनों पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बनाई है वो अलग अलग एंगल्स के साथ बनी है। सबसे पहली टेंजेंट है हमारी ए पॉइंट की T1, फिर है T2 और फिर है T3। यहां जो ये एंगल है ये है θ1, ठीक है। ये एंगल है θ2 और ये एंगल है हमारा θ3। क्लियर यहां तक? ये हमारे क्या बन गए हैं? ये हमारे एंगल्स बन गए। क्या बन गए भाई? एंगल्स बन गए, ठीक है। अब अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन कर्व से कंपेयर करते हो, दैट इज इससे, तो इसमें तो यार ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट हमेशा एक ही एंगल बनाएगी विच इज थीटा। तो इस केस में अपन ने ये पढ़ा था कि थीटा कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन इस केस में आप खुद देख लो, थीटा कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहला वाला θ1 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा θ2 है, और फिर उससे छोटा जो है वो θ3 है। ये अपना रिलेशन चल रहा है। तो जो सबसे पहली वाली स्लोप है वो सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी सेकंड स्लोप होगी, और फिर थर्ड स्लोप होगी। क्योंकि स्लोप का बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला होता है विच इज tan थीटा। थीटा बढ़ता जाएगा तो स्लोप भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ी स्लोप पहली टेंजेंट की है, उससे छोटी दूसरी की है, और उससे छोटी स्लोप तीसरी टेंजेंट की है। यानी कि फर्स्ट वेलोसिटी इज हाईएस्ट, देन सेकंड, देन द लोएस्ट वेलोसिटी इज थर्ड। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ increase in time. Velocity is decreasing with increase in time. जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ग्राफ अपनी शेप को बदल रहा है, इसलिए हर पॉइंट पे टेंजेंट का एंगल बदल रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद टाइम। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक बात बताओ, एक चलती हुई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पहले बहुत तेज चल रही थी, अब धीरे 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 जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उस मूविंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा। मूविंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मोशन का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वेलोसिटी जब भी तो डिक्रीज होगी। लाइक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरीके से यहां भी फोर्स क्या लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ऐसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए, वो क्या होता है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी के बारे में अपन बोलेंगे कि डिक्रीज हो रही है, फोर्स के बारे में अपन बोलेंगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और एक्सेलरेशन के बारे में बोलेंगे कि ये नेगेटिव है। ठीक है, आ गया समझ में? ये है बड़ा ही बेसिक सा केस जिसमें आपका जो बॉडी का ग्राफ है वो एक कर्व्ड लाइन है। अब यार जरूरी तो नहीं है ना कि कर्व्ड लाइन ऐसे ही बने, कर्व्ड लाइन ऐसे भी बन सकती थी। तो एक बार इस केस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है।
फिर अपन आगे देखते हैं कि डिफरेंट ग्राफ बनने से कुछ चेंजेस आ सकते हैं क्या, ठीक है, डिफरेंट ग्राफ बनने से कोई चेंजेस अपने आ सकते हैं क्या, ये डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि ये सारे आंसर्स अपने चेंज हो जाएं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। तो अब अपना नया ग्राफ क्या बनेगा, सेकंड केस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस, टाइम का एक्सिस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड्स। तो यहां से ये कर्व गया ये ऊपर, ठीक है, कहां से चालू हुआ, ओरिजिन से। सबसे पहले पॉइंट ए पॉइंट पे आपको क्या बनानी है, टेंजेंट, या अपने ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है भाई, ये टेंजेंट बन गई। फिर आपने लिया यहां पे जैसे बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट में ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई है, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। फिर आपने लिया जैसे एग्जाम्पल इसके भी बाद वाला सी पॉइंट, यहां पे आपने लिया सी पॉइंट, तो ये सी पॉइंट जो है ये इस लाइन से पास होती हुई ये टेंजेंट है। 3 टेंजेंट्स आपने बना ली। सबसे पहली टेंजेंट T1, उसके बाद है T2, उसके बाद है T3। तो ये सबसे पहला एंगल है θ1, दूसरा एंगल है θ2 और जो तीसरा एंगल है वो है θ3। इस बार जो एंगल है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, देखो पहला वाला एंगल इतना सा है, दूसरा वाला एंगल थोड़ा बढ़ गया, तीसरा वाला और बढ़ गया। इस तरीके से जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि θ1 सबसे छोटा है और θ3 सबसे बड़ा है, यानी कि पहली स्लोप सबसे कम है और थर्ड वाली स्लोप सबसे ज्यादा है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर स्लोप बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी टाइम बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब फोर्स इज एक्टिंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, या टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इज एक्टिंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वहां पे फोर्स ऑपोजिट था, यहां पे फोर्स फेवरेबल है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। बड़ी बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बॉडी को और तेज जाने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये 2 तरीके के बेसिक डिस्कशंस थे अपने, जिसमें अपन ने ये सीखा कि भाई ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब यार ये जरूरी तो नहीं है ना कि हमारा जो ग्राफ है वो हमेशा कर्व्ड लाइन से ऊपर ही जाए। तो यानी कि पॉसिबल केसेस ऐसे भी हो सकते थे, हमारा ग्राफ ऐसे भी नीचे आ सकता है। अगर ऐसे नीचे आएगा अपना ग्राफ तो इस केस में अगर टेंजेंट्स की बात करें, ये पहला पॉइंट हमने लिया ए, इस ए पॉइंट से ये हमने पहली टेंजेंट बना दी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमने यहां लिया बी, ये हमने क्या करा, ये हमने दूसरी टेंजेंट बना दी, ठीक है। फिर हमने यहां तीसरा पॉइंट लिया सी और सी से हमने तीसरी टेंजेंट बना दी। अब अगर आप बात करो एंगल्स की, यहां अगर एंगल्स का डिस्कशन करते हो तो θ1 पहली टेंजेंट, θ2 दूसरी टेंजेंट, ठीक है, और ये θ3 तीसरी टेंजेंट। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा एंगल है आई थिंक θ1, लेकिन ये ऑब्ट्यूज है। इस बार आप ये चीज ध्यान रखना है ना, यहाँ पे θ1 सबसे बड़ा है, θ3 सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। ये बिल्कुल ऑपोजिट केस हो गया है, क्योंकि अभी तक अपन ने पढ़ा था थीटा एक्यूट एंगल है, इस बार थीटा 90 से बड़ा दिख रहा है क्लियरली, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। यानी कि अगर ऑब्ट्यूज है तो टैन जो है वो नेगेटिव आंसर देगा। इसका मतलब स्लोप यानी कि टैन थीटा इज नेगेटिव, स्लोप यानी कि टैन थीटा इज नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो आपको 2 एंगल्स का एग्जाम्पल दिया, एक एंगल है मेरा 120 डिग्री और एक एंगल है मेरा 150 डिग्री, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आप पहले एंगल पे tan θ1 निकालो, tan 120 निकालोगे तो ये आएगा tan 180 माइनस 60, यानी कि माइनस tan 60 माइनस का √3, और दूसरे एंगल पे मेरा tan आएगा माइनस का 1/√3। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है ये वाली,
ये वाली बड़ी वैल्यू है, चेक कर लो आप। नेगेटिव में जितना छोटा आंसर होता है उतना बड़ा माना जाता है, यानी कि θ2 अगर बड़ा है तो उसकी स्लोप भी बड़ी है। तो यहाँ θ1 बड़ा है तो इसकी स्लोप भी बड़ी है। क्लियर? तो यानी कि v1 और v2 और v3 में ये रिलेशन है। तो अपन क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है विथ टाइम। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब फोर्स के बारे में आप खुद बोल सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन के बारे में बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? तो ये था फिर से नॉन यूनिफॉर्म कर्व, जिसमें कर्व इस बार नीचे आ रहा है। अच्छा, अब नीचे आने की शेप दोबारा से एक बार और नई शेप लेके देखते हैं। जरूरी थोड़ी कि कर्व अगर नीचे आ रहा है तो वो एक ही शेप से नीचे आएगा। हो सकता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसा भी बन रहा हो। ठीक है? तो ये हमारा टाइम का एक्सिस है, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये जो पॉइंट ए है इसके साथ ये कर्व नीचे आ गया है। ये पॉइंट बी है, इसके साथ ये कर्व इधर नीचे चले गया है। और ये पॉइंट हमारा सी है, इसके साथ ये कर्व इधर नीचे चले गया। क्लियर? ये पहली टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट, ये तीसरी टेंजेंट। ये है θ1, ये है θ2 और ये है θ3। इस बार अगर आप बात करो तो सबसे बड़ा एंगल θ3 है। एंगल्स का जो सिंबल है, जो डायरेक्शन है, वो चेंज हो गया। अगर θ3 सबसे बड़ा एंगल है तो उस पे जो स्लोप है वो भी बड़ी होगी। नेगेटिव लॉजिक के हिसाब से स्लोप सबसे बड़ी आएगी। दैट इज हम यहां बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। फोर्स इज एक्टिंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से क्या बोलेंगे? फोर्स इज एक्टिंग विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो ये कर्व ऐसे नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से भी नीचे आ सकता है, यूं ऊपर जा सकता है और ऐसे भी ऊपर जा सकता है। चार बेसिक तरीके के नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी के कर्व्स पॉसिबल हैं। तो अपन ने चारों का बेसिक डिस्कशन कर लिया। इनका और अच्छा लॉजिक अपन क्लियर करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। अब अभी अपन थ्योरी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। बीच में आप अपने आप पॉज करके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कॉपी करो, खुद के नोट्स बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई नोट्स बनाना। स्टार्ट करें। देखो, अब यहां पे अपन डिस्कस करते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लो कभी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व है और वो कर्व इस तरीके से बन रहा है, ऐसे ऊपर जाता हुआ बन रहा है, तो आप ऐसे कर्व को क्या बोलोगे? कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोलोगे भाई? कॉनकेव अपवर्ड। ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ठीक है? ऐसे केस में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। अब आपने इसको ऐसे बनाने की जगह थोड़ा सा ऐसे बना दिया, ठीक है, तो भी ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है, क्योंकि तो भी ये कॉनकेव अपवर्ड फेसिंग है। ये सेम सिचुएशन यहां भी फॉलो होगी। ये दोनों ग्राफ क्या हैं? दोनों कॉनकेव हैं यानी कि पैराबोलिक हैं और दोनों अपवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है? ये दोनों पैराबोलाज ऐसे अपवर्ड जा रहे हैं। बस ये ऐसे लोअर हाइट से अपर हाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये अपर से लोअर आ रहा है, लेकिन है कॉनकेव अपवर्ड। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। ये शॉर्ट ट्रिक है उस चीज की जो मैंने अभी अभी डिस्कस करी है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सारी बातें इसमें बोली जा सकती है। अब बात करें भाई कि अगर कॉनकेव अपवर्ड नहीं है, ऐसा बन रहा है, दैट इज कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या बन रहा है भाई? कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड है तो उस केस में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। दैट इज ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है। पहले ग्राफ यूं था, ठीक है, अब ग्राफ यूं है, ये ग्राफ यूं है,
तो दोनों कॉनकेव डाउनवर्ड है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्लियर, आ गया समझ में, बहुत इजी है। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करते हैं। देखो एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं। कभी भी आप ये नोटिस करो कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, या वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। इन दोनों केसेस में जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी। सेकंड, अगर वेलोसिटी है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, या वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, तो अपन बोलेंगे कि जो स्पीड है वो विथ टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलर साइन है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ऑपोजिट साइन आ गए तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्लियर, आ गया समझ में? तो आराम से कॉपी करो। अभी तक के टॉपिक में अगर डाउट है इसको दोबारा से सुनो, क्योंकि फिर अपन जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो जितना ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा क्वेश्चंस उतनी जल्दी समझ आएंगे। तो पॉज करो और कॉपी करो। देखो अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस के बीच में अपने को ऐसा कोई कर्व गिवन है, ठीक है, ये कोई कर्व गिवन है। क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट करो, कमेंट ऑन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। इनके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो ये बताओ। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां ये अज्यूम करता हूं कि यार यहां इस पॉइंट से कोई टेंजेंट है, इस पॉइंट ए पे कोई टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट इस तरीके से पास हो रही होगी, ये ऐसे पास हो रही है टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, इसको सीधा ऊपर ले जा, ये एंगल होगा थीटा। क्या होगा ये एंगल, थीटा। तो सिंस थीटा इज ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज, देयरफॉर जो स्लोप होगी यानी कि tan थीटा वो होगी लेस देन 0। इसका मतलब जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है, तो ये तो पता पड़ गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये हमारा जो कर्व है, इस कर्व की आप शेप क्या बोलोगे, इस कर्व की शेप आप बोलोगे कॉनकेव। और एक कर्व अपवर्ड जाता हुआ कॉनकेव है, यानी कि आप इसको बोलोगे कॉनकेव अपवर्ड। अपवर्ड मूविंग पैराबोला ये हमारा कर्व, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के एक्सेस का। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो होता है पॉजिटिव। जब भी हमारा ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होता है यानी कि अपवर्ड पैराबोला होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, पॉजिटिव। क्लियर। अब आपका वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, दोनों का ऑपोजिट साइन है, इसलिए अपन स्पीड के क्या बारे में क्या बोलेंगे, स्पीड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, स्पीड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। अब ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब अपन ग्राफ की शेप को बदलते हैं। ये अब अपनी नई ग्राफ की शेप है, ठीक है, यहां से ओरिजिन से ग्राफ बन रहा है और अब इस शेप का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में अपन कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये कोई एक पॉइंट ले लिया आपने और ये क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी। ये क्या बना दी भाई, एक टेंजेंट। ये एंगल है थीटा, थीटा 90 से बड़ा है तो tan थीटा यानी कि जो स्लोप है वो हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि 90 से बड़ा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अगर स्लोप नेगेटिव हो गई तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। इस कर्व के बारे में क्या बोला जाएगा, ये कर्व है कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या बोला जाएगा भाई, कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड अगर कर्व है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो यार वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्पीड के बारे में अपन क्या बोलेंगे, अपन स्पीड के बारे में बोलेंगे स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड के बारे में क्या बोलेंगे भाई, स्पीड इज इंक्रीजिंग, क्योंकि दोनों के जो साइन है वो क्या है, सेम। अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, तो अपन स्पीड के लिए क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। सिमिलर साइन है तो इंक्रीजिंग, ऑपोजिट साइन है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, आ गया समझ में।
तो ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें अपने को क्या करना था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड, इनके ऊपर कमेंट करना था। अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दूंगा, उसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ corresponding to displacement time graph, ठीक है। तो अब किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये हमने एक्सेस बना दिए। वर्टिकल एक्सेस डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टाइम है, यहां पे ओरिजिन है। ठीक है, मान लो जो आपका कर्व है वो इस तरीके से है, ये हमारा कर्व है। ठीक है, तो अब मुझे इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है। वो कैसे बनेगा, यहां पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, ये एक पॉइंट, इस पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल है थीटा, वो है लेस देन 90 यानी कि एक्यूट। तो जो स्लोप होगी यानी कि tan थीटा, उसके बारे में क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। इस तरीके के ग्राफ को क्या बोला जाता है, इसकी शेप को बोला जाता है कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोला जाता है, कॉनकेव अपवर्ड। ये ऊपर की तरफ जाता हुआ है, अपवर्ड पैराबोला है ये ग्राफ। ठीक है, तो अगर ये कॉनकेव अपवर्ड है तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड होगी इंक्रीजिंग। ये तो मैंने इनके बारे में कमेंट कर दिया। अब मुझे बोला गया क्वेश्चन में कि अगर भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, तो आप करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व को ड्रॉ करो। करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व को ड्रॉ करो। तो अपन ड्रॉ कैसे करेंगे, अपन ड्रॉ करने में दो एक्सेस लेंगे, यहां टाइम, यहां लेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है सेकेंड, और ये ऐसी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये है करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीज होता हुआ ग्राफ जा रहा है। तो ये इस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का ये करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम कर्व है। ठीक है, ये अपन ने क्या बनाई है, ये अपन ने टेंजेंट बनाई है, जिससे हमको क्या पता पड़ गई, इस टेंजेंट की स्लोप विच इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज इसकी जो शेप है वो कॉनकेव अपवर्ड है। दोनों के अगर सेम साइन है तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीजिंग। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, अब एक और तरीके की ग्राफ की बात करते हैं। अब की बार अपना जो ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 4, फिर से दो एक्सेस के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये टाइम का एक्सेस है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है। मान लो आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन रहा है। अब आपको करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले ग्राफ को समझते हैं थोड़ा सा। इस ग्राफ में देखो, ये वाला पार्ट ऐसे इंक्रीज होता हुआ है और फिर वापस से ये डिक्रीज होता हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ जा रहा है ना। पहले ग्राफ हाइट पे जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तक गया और फिर वापस नीचे आ गया। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पे अगर आपने कोई रैंडम पॉइंट लिया और आपने उस पर क्या बना दी, कोई टेंजेंट बना दी, तो उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, वो होगा एक्यूट। θ1 इज लेस देन 90, यानी कि जो स्लोप है वो क्या होगी, पॉजिटिव। स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी भी क्या होगी भाई, पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इस सिचुएशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में हम बोलेंगे कि भाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया जैसे ये,
अब मैंने बोला यहां पे एक टेंजेंट बनाओ, तो अपन टेंजेंट इस तरीके से बनाएंगे, ये टेंजेंट बनेगी, ये बन गई टेंजेंट, ये लाइन ऐसे ऊपर चली गई, ये टेंजेंट बन गई, ठीक है। यहां पे हमारा पॉइंट बी है, तो ये जो एंगल है इस बार थीटा 2 वो क्या है, वो है ग्रेटर देन 90, थीटा 2 इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब जो स्लोप है वो क्या होगी, नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। बी पॉइंट की अगर बात करें तो बी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे जाएगी, ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, ए से बी तक की, ये बात हुई किसकी, बी से सी तक की। अब अगर बात करें कि एट बी पॉइंट क्या हो रहा है, तो एट बी पॉइंट थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर थीटा 0 है तो स्लोप भी क्या होगी, 0, एम विच इज tan थीटा क्या हो जाएगी, स्लोप 0। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो इतने हिस्से में स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, इतने में स्लोप नेगेटिव है, और बीच में स्लोप 0 हो गई, पॉजिटिव से 0 होके नेगेटिव हो रही है। वेलोसिटी की भी पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर 0 हो गई, और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो अब जब मैं इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाऊंगा तो पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, पहले वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज होते होते सडनली एक सिचुएशन पे 0 हो गई, ठीक है, और वापस और नीचे चली गई, और वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। टी से ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे वेलोसिटी नेगेटिव है, और एट बी पॉइंट हमारी वेलोसिटी 0 है। तो ए से बी का जो केस है वो ये बनेगा, बी पे ये वाला पॉइंट है, और बी से सी का केस आगे वाला है। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ है, किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं, दूसरे ग्राफ के बारे में सोच सकते हैं। बस आपके जो बेसिक लॉजिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। एक और डिस्कशन करते हैं, एक नया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, चेक करके बताओ कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या। दो एक्सेस हैं, ये टाइम का एक्सेस है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस है। मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो अब क्वेश्चन ये है, इज द गिवन सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये गिवन ग्राफ पॉसिबल है, यस या नो। अगर नहीं है पॉसिबल तो उसका कोई रीजन दो। तो अब यार अगर मान लो यहां पे टाइम के बहुत सारे पॉइंट है, मैंने जैसे इस पॉइंट की बात करी आपसे, ए पॉइंट, ए पॉइंट पे जो मेरा टाइम है तो वो डिस्प्लेसमेंट इतना है यहां पे बी के इक्वल, और अगर मैं और ऊपर जाता हूं तो यहां भी तो ये ग्राफ को टच कर रहा है, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि सी के इक्वल। मान लो जैसे बी पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5 मीटर और सी पे है 15 मीटर, तो ये कैसे पॉसिबल है। टाइम है मान लो 10 सेकेंड्स, अज्यूम करते हैं 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 5 भी है और 10 सेकेंड पे ही डिस्प्लेसमेंट 15 भी है, तो एक ही बॉडी दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई नहीं सकती, एक बॉडी दो अलग पोजीशन पे हो ही नहीं सकती, एक बॉडी तो एक ही पॉइंट पे तो होगी, एक बॉडी दो अलग पॉइंट पे कैसे पॉसिबल है, जादू थोड़ी हो रहा है कोई। प्रैक्टिकल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है, ठीक है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एट पॉइंट ए on time axis, body is showing two different values of displacement. The body is showing two different values of displacement. ठीक है, बॉडी जो है वो दो अलग अलग वैल्यूज शो कर रही है डिस्प्लेसमेंट की, दैट इज पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. Since the situation is not practically possible, since the situation is not practically possible,
Therefore, the given displacement time curve is not possible. इस तरीके का ग्राफ नहीं बन सकता. तो इसका फाइनल आंसर है कि ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता कि एक ही पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पे बॉडी दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट शो कर जाए. ऐसा कभी नहीं हो सकता. ठीक है, आ गया समझ में. तो ये अपन ने बेसिक डिस्कशन करा है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के सेकंड पार्ट का, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी की बातें करी है. ठीक है, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो, कॉपी बनाओ ढंग से नीटली, उसकी रीडिंग करो. इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम कर्व की स्टडी. अगर y पे वेलोसिटी है और x पे टाइम है तो कितनी तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, ग्राफ की स्लोप को कैसे समझा जाता है, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देखो. नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे.